वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी एंड इट्स ऑल अबाउट द गैमीटोजेनेसिस। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरे सीक्वेंस बताए कि जो ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्मेशन होता है वो एल्विलाइस में होता है, एल्विलाइस के बाद वो टिब्यूल में जाता है, टिब्यूल से डक्ट में जाता है। कौन से टिब्यूल? मेमोरी टिब्यूल। कौन से डक्ट? मेमोरी डक्ट। डक्ट से वो आता है आपके एम्पुला में, एम्पुला से वो जाता है लेक्टेरीफेरस डक्ट में और फिर बाहर निकल जाता है थ्रू द निपल्स। आई बात समझ में? जो हार्मोन मिल्क बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, और जो इजेक्ट कराने में मदद करता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कहानी कंप्लीट की थी कि आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दोज लेक्चर्स। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस के बारे में। नाम में ही काम छुपा है यार। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो नाम होते हैं उसी पे आधा काम समझ में आ जाता है। कितनी बेहतरीन बात होती है। गैमीटो मतलब गैमीट्स, गैमीट्स मतलब स्पर्म एंड ओवा। भाई ह्यूमन फीमेल के लिए ओवरी से निकलने वाली चीज क्या है? ओवा, तो उसका वो क्या है? गैमीट है। मेल टेस्टिस से निकलने वाली चीज क्या है? स्पर्म है, तो उसका वो गैमीट होता है। सो गैमीट बनाने की प्रक्रिया, टेस्टिस पढ़ लिया आपने, ओवरी पढ़ लिया आपने, आपको ये पता चल गया कि उससे स्पर्म एंड ओवा बनते हैं, पर भैया उसको बनाओगे कैसे? हमने तो बोल दिया हवा में, हाँ चलो बनता है, पर आपको ये बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एक वेल डेवलप्ड स्पर्म और एक वेल डेवलप्ड ओवा का फॉर्मेशन और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद द गेस्टेशन, पार्चुरेशन विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट विद द गैमीटोजेनेसिस। बच्चों कोई देरी नहीं करते हैं, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, एक एक लाइन, एक एक अक्षर समझना। ठीक है, नीट का जो पेपर आया आपने देखा, उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं शिप्रा मैम का वीडियो देख लूंगा या देख लूंगी तो डेफिनेटली मेरा नीट तो एग्जामिनेशन क्रॉस हो जाएगा। वर्ड टू वर्ड सवाल आए हैं यार, वर्ड टू वर्ड सवाल आए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ा दिया इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आपकी नैया पार लगाएंगे। ठीक है, जिस चीज को पढ़ने के लिए कोचिंग में आप 2-2 लाख रुपया देते हो, उस चीज को मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूं। उसकी कदर करिए, उसकी इज्जत करिए और पढ़ते जाइए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। अब सीधी बात है कि वी हैव इन द लिविंग वर्ल्ड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्सेस, वन इज फीमेल एंड वन इज अ मेल। मेल में जो पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस जो कि स्पर्म बनाता है, और फीमेल में जो पार्ट होता है वो होता है ओवरी जो कि ओवा का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग, पर आपको ये समझना है कि टेस्टिस एंड ओवरी में स्पर्म एंड ओवा बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है यार? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि नहीं है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजेस बाय द हाइपोथैलेमस, देन इट विल इफेक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है चल बेटा तेरा काम शुरू हो गया, और पिट्यूटरी FSH और LH निकालना शुरू कर देती है। उसके इन्फ्लुएंस में हम स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये समझ में आया? ये मोटा मोटा कहानी हो गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए। आ जाइए। जो गैमीट्स होते हैं उसको कौन बनाता है भैया? ऑब्वियसली सबसे रिस्पॉन्सिबल दुनिया में लोगों का अस्तित्व गैमीटोजेनेसिस से यार। समझ में आई बात? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो क्या है, कभी बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, जो है विध्वंस हो जाएगा पूरे इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का, पूरी धरती का। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस से ही पूरी लाइफ चलती है, इसलिए गैमीटोजेनेसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गैमीटोजेनेसिस करने के लिए हमें प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेस्टिस एंड द ओवरीज। ठीक है, डन हुई इतनी बात? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ी सी कहानी। और देखिए, हम लोगों को ये समझना है कि गैमीटोजेनेसिस कितने फेजेस में होगा। ठीक है, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द गैमीटोजेनेसिस। चलिए ये आपको याद रखना है, ये बेसिक बता रही हूं मैं। ठीक है, चाहे हम ओवा बनाएं चाहे या हम स्पर्म बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉलोइंग फेजेस से होके गुजरना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फेज जो गैमीटोजेनेसिस में आपको फॉलो करना है मेरे बच्चों, वो है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फेज ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो लोग टेंशन ले रहे हैं, अरे यार ये तो हमारी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है, सब दिया हुआ है, हेडिंग बना दिए मैंने, ठीक है। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, चाहे हम ओवा के डेवलपमेंट की बात करें मेरे लल्ला, चाहे हम स्पर्म के डेवलपमेंट की बात करें। अब सुनो ना जल्दी, इधर आओ। दूसरा फेज क्या होता है? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, फेज ऑफ ग्रोथ। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। डन। ये देखो फेज की स्पेलिंग क्या लिख दी है मैंने, चलो सुधार देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज इज द फेज ऑफ मैच्यूरेशन। अभी मैं बता रही हूँ इन फेजेस में होता क्या है। फेज ऑफ मैच्यूरेशन, ठीक है। ये आपके 3 फेजेस में आपकी गैमेटोजेनेसिस चलेगी मेरे बच्चों। समझ में आ गई बात? मैडम ये चलेगी पर ये होता क्या है, आप ये समझ गए ना, व्हाट इज दैट गैमेटोजेनेसिस। ये भी लिखी देती हूँ, आधा बच्चा बोलेगा अरे भगवान, हे भगवान, कूद जाऊं जाके, क्या करूं, ये मैडम पढ़ा क्या रही है। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यार आज क्या हो गया मुझे। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स मतलब ओवा एंड स्पर्म, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये भूते बोर्ड में कुछ होता ही रहता है, ठीक है। ओवा एंड स्पर्म। नाउ आगे बात करते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाम में ही काम छुपा है बच्चों, नाम में ही काम छुपा है। इसमें आपके पास एक सेल होती है, ठीक है, जो कि 2n होती है। इसको हम ओवा मदर सेल या स्पर्म मदर सेल कहते हैं। और इन सेल्स में होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। और हमारे पास बहुत सारे 2n सेल मिल जाते हैं, 2n, ठीक है, बहुत सारे 2n सेल मिल जाते हैं। बहुत सारे बना लेती हूँ, बहुत सारे बनाने की जगह नहीं, पर मैं एम ट्राइंग, ठीक है। सो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो मदर सेल होती है, ध्यान से सुनना, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो आपकी मदर सेल होती है उसमें होता है क्या? माइटोसिस। और इस माइटोसिस के फलस्वरूप हमारे पास भयंकर वाले सेल्स बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। माइटोसिस क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग 11वीं में परीक्षा नहीं दिए थे और जो लोग यूं ही पास हो गए हैं, उनको मैं बता दूं। और आपको वो लेक्चर लगाना नहीं चाहिए। बिना सेल डिवीजन के बायोलॉजी कैसे पढ़ लेगा रे तुम लोग? बिना सेल डिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? नाउ लेट मी एक्सप्लेन कुंचम कुंचम अबाउट द माइटोसिस। व्हाट इज द माइटोसिस? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल समझते हो? एक शिप्रा मैडम को जो है 2 शिप्रा मैडम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एक शिप्रा मैम को 2 शिप्रा मैम में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक के 2 शिप्रा मैम बना दो, और वो बिल्कुल ओरिजिनल शिप्रा मैम जैसी हुई होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस एक टाइप का इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों इक्वल होते हैं। अगर माइटोसिस हो रहा है, अगर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है तो हैप्लॉइड सेल बनेंगी, और अगर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है तो डिप्लॉइड सेल ही बनेगी। इट इज द इक्वेशनल डिवीजन। अब माइटोसिस से हम बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आज स्पर्म बना तो फिर दोबारा नहीं बनेगा। जो पुरुषों की जवानी है वो जीवन भर नहीं ढलती है, ठीक है, उनके शरीर में जीवन भर स्पर्म बनते रहते हैं। तो मदर सेल ही अगर मैच्योर होकर स्पर्म बना देगी तो उसके फिर और बच्चे कौन पैदा करेगा? तो मदर सेल जो होती है वो कंटिन्यूसली माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाती है, और एक एक सेल मैच्योर हो के डिवीजन कर बहुत सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक है। उसके बाद फेज ऑफ ग्रोथ क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये एक जो सेल है, ध्यान से देखो मेरी बात चो, ध्यान से देखो क्या बोल रही है मैं। ये जो एक सेल है, ये एक सेल अपने आप को बड़ा कर लेगी, ठीक है, ये अपने आप को क्या कर लेगी? बड़ा कर लेगी। न्यूट्रिशन चारों तरफ से ले लेगी, ठीक है, ये सेल क्या करेगी? चारों तरफ से न्यूट्रिशन ले लेगी और अपने आप को बड़ा कर लेगी। दिस इज कॉल्ड एज फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ द, लिख देती हूं मैं, इनलार्जमेंट ऑफ द डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड समझते हो ना? डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डन। ये मैडम क्यों बता रही हो? ये तो ना स्पर्मेटोजेनेसिस है ना तो oogenesis है बेटा। अब हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो यही स्टेप बात करेंगे, और अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो वहाँ पे कैसे समझ में आएगा, है ना? तो पहले तैयारी कर लो अच्छे से। सो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमको एक डिप्लॉइड सेल से भयंकर वाले डिप्लॉइड सेल बनाने हैं, ठीक है, हमको बहुत सारे डिप्लॉइड सेल बनाने हैं। फिर हमको क्या करना है कि एक किसी सेल को लिया और उसको बड़ा कर लिया। इसको हमने क्या कहा? जो भी कहा उसके बारे में बात करेंगे। इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ ग्रोथ। और उसके बाद होता है फेज ऑफ मैच्यूरेशन।
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज द oogenesis, क्योंकि यहाँ पर होता है आपका सेल डिवीजन, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में फेवरेट सेल डिवीजन कौन सा है बेटा, यहाँ पर फेवरेट सेल डिवीजन है हमारे पास दो, मियोसिस 2 एंड मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 2 एंड मियोसिस 1 होगा और फिर आपके फॉर्मेशन होंगे ओवा एंड स्पर्म के। तो 2n का होगा, सबसे पहले होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस 1 से जो आपकी एक सेल होगी वो क्या बनाएगी, 4 सेल बनाएगी और चारों कैसी होंगी बच्चों, हेप्लॉइड होंगी। चारों कैसी होंगी बच्चों, हेप्लॉइड होंगी। आएगा ये बात समझ में। उसके बाद होगा आपका दैट एक सेकेंड अब मियोसिस 1 और उसके जस्ट बाद होगा फिर मियोसिस 2, ठीक है, उसके जस्ट बाद होगा मियोसिस 2। अब इनमें सेल में क्या चेंजेस आएंगे वो देखो, ये समझ में आया आपको, क्या क्या बोला मैंने वो ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू इनलार्ज नंबर, ठीक है, हमको सेल को इनलार्ज करना है, ठीक है। इनलार्ज करना है मतलब कि जो आपकी 2n डिप्लॉयड सेल है, जो ओवा मदर सेल या स्पर्म मदर सेल है, इनका नंबर भयंकर तरीके से बढ़ाना है यार, बढ़ा दो ताकि कभी भी कमी ही ना हो, ठीक है। उसके बाद उसको इनलार्ज करो, इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, और उसके बाद फिर मियोसिस 1 मियोसिस 2 कर दो, ठीक है। आ गई बात समझ में, डन हो गई इतनी बात। चलिए ध्यान से देखना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, टिंग 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 टिंग, ठीक। अब क्या हुआ, ओके, सो मियोसिस 1 कर लेते हैं। देखो मैं तुमको यहाँ पे बता भी देती हूँ मियोसिस 1 के बाद क्या होता है। सपोज दैट कि मैं स्पर्म बना रही हूँ, तो मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, मियोसिस 1 एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है, तो हमारे पास 2 सेल बन जाएगी, सिंगल एंड, ठीक है, 4 मत बनाओ, अभी 4 बना रहे हैं। मियोसिस 1 होता है तो इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इसमें साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का जो अमाउंट होता है, मात्रा, अमाउंट, नंबर, वो सब आधा आधा हो जाता है। तो अगर हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे, तो अब 23 इसके पास हो जाएंगे, 23 इसके पास हो जाएंगे। उसके बाद मेरे लल्ला क्या होगा, यहाँ पर होगा मियोसिस 2 और हमारे पास बनेंगी 4 सेल, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आई बात, दोनों में अंतर समझिए। माइटोसिस जो होता है ये एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का नंबर समान रहता है, ठीक है। मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का नंबर आधा आधा हो जाता है। मियोसिस 2 जो होता है ये इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता, सेम टू सेम कॉपी कार्बन हो जाता है, कार्बन कॉपी हो जाता है। डन हो गई इतनी बात। चलो मेरे बच्चों, ये कहानी क्लियर हो गई। अब इन्हीं तीनों फेजेस की बात करूंगी मैं। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मदर सेल को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो तो बड़ा, उसके बाद फेज ऑफ ग्रोथ में किसी एक सेल को पकड़ो और उसको बड़ा कर दो, फिर उस पर मियोसिस 1 कर दो, फिर उसी पर मियोसिस 2 कर दो। आओ देखते हैं कैसे करेंगे ये। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, टेंशन को मारो फुर और आओ मेरे साथ करो हुर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखते जाना मेरी बात। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते तो मजा आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा अपना रिवीजन भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। देखो बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो। फीमेल के पास होता है, सबसे पहले अब हम लोग शुरू कौन सा कर लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मेल पहले पढ़ा है तो यही पहले पढ़ना उचित रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, डन। स्पर्मेटोजेनेसिस, आइए देखिए मेरे साथ। चलिए क्या बोल रही हूँ मैं, होता क्या है कि जो टेस्टिस होता है, ठीक है, लेट मी बनाओ यहाँ पर एक स्क्रॉटल सैक, ठीक है। स्क्रॉटल सैक के पास होता है टेस्टिस, ठीक है, ओके, थोड़ा बड़ा टेस्टिस बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। टेस्टिस होता है स्क्रॉटल सैक के पास, डन। नाउ इस स्क्रॉटल सैक में ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर देखो। जो ये स्क्रॉटल सैक होता है इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम लोब्यूल कहते हैं, डन। और इस लोब्यूल के अंदर मेरे लल्ला क्या पाया जाता था, बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे पाए जाते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स। क्या पाए जाते थे, यहाँ पे पाए जाते थे ना छोटे छोटे ट्यूब्स। सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा क्या? अगर नहीं पढ़ा तो स्पर्म कैसे पढ़ेगा रे, पहले स्ट्रक्चर तो पढ़ो फिर तो स्पर्म पढ़ोगे, तो पहले वो लेक्चर लगा के आओ। सो मेल्स के पास होते हैं टेस्टिस, टेस्टिस के पास होते हैं कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स के पास होते हैं छोटे छोटे से ट्यूब्स, ठीक है, और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब मान लो ये आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, सपोज दैट कि ये आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर मैं इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसा काट दूं, अगर मैं ऐसा काट दूं और फिर मैं इसको कैसा बना दूं, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगी, ध्यान से सब लोग देखना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा बना दिया क्या, और अगर मैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस रब कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ, चलो देखो। सो लेट मी मेक दिस। ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया है, किसका लिया है बोलो, आपके ट्यूब्यूल का।
एक एक लाइन, एक एक अक्षर, एक एक शब्द आज समझ के जाएंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आज की कक्षा में हमें समझना है। जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये लेक्चर को बार बार देखेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। प्राण निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि इतने तो होशियार होते हैं ह्यूमन बीइंग की, सब समझ में आ जाता है थोड़ी देर में। सो लेट मी मेक द TS ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। अब सब लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चों, तो मैंने आपको कुछ ऐसी सेल्स पढ़ाई थी, ठीक है। मैंने आपको कुछ ऐसी सेल्स पढ़ाई थी, और इन सेल्स का नाम क्या बताया था मैंने आपको? इन सेल्स का नाम मैंने आपको बताया था सर्टोली सेल्स, ठीक है। इन सेल्स का नाम, थोड़ा सा बहुत बड़ी बना दी मैंने, इन सेल्स का नाम मैंने आपको बताया था सर्टोली सेल्स। थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। थोड़ी सी इसको और, सर्टोली सेल को मुझे थोड़ा सा ये वाली को छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। सर्टोली से सर्टोली सेल्स, थोड़ा इसको कलर कर दें क्या? क्या इच्छा है तुम्हारी, कलर कर दें? कलर कर देने से होता क्या है कि चीज़ें अट्रैक्टिव दिखने लगती हैं, और जब चीज़ें अट्रैक्टिव दिखने लगती हैं तो उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको ग्रैस्प करना इज़ मच मोर ईजियर, ठीक है। बायोलॉजी में कलर नहीं किया तो क्या किया रे, है ना। कलर करना इज़ वेरी वेरी गुड इन द बायो। चलो एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में ब्लू एब्ला की पेन यूज़ करना है अपने को, ठीक है ना। नीट में भी आपको गोला ही भरने हैं, उसमें कोई वही नहीं है। तो बेटा क्या है कि मैं ही बना लेती हूँ तुम्हारे बदले भी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। ये ओके डन। सो बच्चों, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। बोलो रे, इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? इस सेल का नाम क्या, इस विशेष प्रकार की सेल का नाम क्या बताया था? इसका नाम बताया था मैंने सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को और क्या कहते हैं? सर्टोली सेल को हम नर्स सेल कहते हैं। बताया था ना मैंने आपको, बताया था कि नहीं बताया था? ये है सेमिनिफेरस, अच्छा आधे बच्चों को ये नहीं पता कि ये बन क्या रहा है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। आई बात समझ में? ये क्या है मेरे लल्ला? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं दो प्रकार की सेल्स, ठीक है। अब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये जो सेल्स होती हैं, एक सेल तो क्या बनाती है? एक सेल तो बनाती है भैया स्पर्म, और दूसरा सेल क्या करती है? उसको देती है न्यूट्रिशन, ठीक है। ध्यान से सुनो, सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल या सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर पाई जाती हैं कुछ विशेष प्रकार की सेल्स जिन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल्स, ठीक है। 2-3 बना लेती हूँ, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो इन सेल्स का नाम होता है लेडिक सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम? लेडिक सेल्स कहते हैं। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं नाउ। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, हाइपोथैलेमस से, देखो इधर, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कई बार हम बात करते हैं, हम कई बार ये बात कर चुके हैं, कम से कम 150-200 बार तो पढ़ाई चुकी हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जाता है पिट्यूटरी के पास, ठीक है। किसके पास जाता है मेरे लल्ला? पिट्यूटरी के पास जाता है, और पिट्यूटरी निकालती है दो हार्मोन जिसे हम कहते हैं FSH और LH। डन हो गई इतनी बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। पर ये कहानी कब शुरू होती है बताओ बच्चों? ऐसी थोड़ी FSH और LH निकलने लगेगा। ये कहानी स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। ये कहानी कब शुरू होती है? स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। कब शुरू होती है? प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, ठीक है। जब छोकरा जवान हो जाता है, ठीक है। तो जब हाइपोथैलेमस, जब छोकरा जवान हो जाता है तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एक्टिव तो पहले भी रहता है, पर अब इसको स्पर्म बनाना है तो हाइपोथैलेमस गेट एक्टिवेटेड कि भैया अब तो हम जुझारू तरीके से स्पर्म बनाएंगे, और हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी के पास करते हुए जाता है, और पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकालता है। वन इज द FSH एंड सेकेंड इज द LH मेरे बच्चों। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल्स में इसका नाम हम लोग रखते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल पे पाई जाने वाली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और इंटरस्टिशियल क्या होता है यार? इंटरस्टिशियल क्या होता है? इंटरस्टिशियल, ये जो बाहर का जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, ठीक है। इंटरस्टिशियम पे कौन सी सेल पाई जा रही है बोलो? इंटरस्टिशियम पे पाई जा रही है लेडिक सेल, और ये लेडिक सेल को एक्टिवेट करेगा। समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात। नाउ
अब बेटा ये LH जो है तक दिना दिन करते हुए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया LH यहाँ पर, डन हो गया, LH इस पर आ गया। जैसे ही LH इस पर आया, द लेडिक सेल स्टार्ट सिक्रीटिंग द टेस्टोस्टेरोन। समझ में आई बात? क्या निकालने लगती है लेडिक सेल? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करने लगती हैं। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। डन हो गई, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करने लगती है। डन हो गई इतनी बात। अब सुनो, टेस्टोस्टेरोन जो है जैसे ही निकलना शुरू हुआ वैसे ही मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हम लोग करेंगे। समझ में आई बात? ये पुरानी बातें हैं, ठीक है, जो मुझे समझानी थी और मैंने समझाई, और अभी आपको इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सो आओ मेरे लल्ला, देखो, एज वी नो दैट कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने स्टेप होते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, डन। स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने स्टेप होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। देखो, सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट, कौन सा फेज हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहला फेज कौन सा था हमारा, बताइए? सबसे पहला फेज था फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो देखते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। देखो, होता क्या है कि ये आपके पास है, सपोज दैट फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 क्या था बच्चों? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखो, सेम चीज वही चलेगी, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक इट इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल, ठीक है। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। देखो क्या होता है कि हमारे पास ये है, इसकी ये है स्पर्म मदर सेल, ठीक है। ये क्या है आपकी स्पर्म मदर सेल, ठीक है। मैडम बताओ, स्पर्म की मदर होती है? जी हाँ, जी हाँ, स्पर्म की भी मदर होती है। इट इज द स्पर्म मदर सेल, ठीक है। दिस इज द स्पर्म मदर सेल, ठीक है। कौन सी सेल ये? स्पर्म मदर सेल, डन। अब इस स्पर्म मदर सेल में मेरे बच्चों क्या होगा बोलो? इस स्पर्म मदर सेल में होंगे माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। अब क्यों होता है माइटोसिस, ये समझो। स्पर्म मदर सेल क्या करेगी? पहले अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगी। ऐसे यूं ही कोई नहीं काम करना शुरू हो जाता। देखो बच्चों, देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेल्स होते हैं ना, ये बहुत ही जुझारू लोग होते हैं। ये जीवन भर स्पर्म बनाते रहते हैं, ठीक है। 80-90 साल तक इनके में स्पर्म बना रहता है। लोग कहते हैं ना, मर्द हमेशा जवान ही रहता है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि मर्द में 80 साल तक स्पर्म बन सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, नहीं भी बनेगा तो 80 साल तक बन गया ना, बहुत है। और 70 तक तो बनना ही है उनका, ठीक है। अब मान लो कि पूरे दिन स्पर्म बनाना है उनको, और ये जो ओरिजिनल, जो मेन वाला होता है, देखो हमेशा क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है वही सबको फ्रेंचाइजीज बांटता है, ठीक है। सपोज दैट कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर जाइंट है आपके पास, तो वही सबको फ्रेंचाइजी बांटता है ना। ऐसा थोड़ी कि वही सब जगह जा के काम करेगा। तो वो क्या करता है कि अपना वर्क डिवाइड करके सब जगह फ्रेंचाइजी बांट देता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो स्पर्म मदर सेल है वो थोड़ी डिवाइड होना, मतलब वही थोड़ी स्पर्म बनाने लगेगी। वो क्या करेगी? अपनी कॉलोनी तैयार करेगी, अपनी सेना तैयार करेगी। चलो बेटा, तुम सबको जो है भविष्य के लिए तैयार होना है, भविष्य के लिए तुम्हें तैयार होना है, क्योंकि तुम सबको मिलकर बनाना है स्पर्म, ठीक है। समझ आ गई बात? बहुत सारे क्या बना लेंगे बच्चों? स्पर्मेटोगोनियम। इनको कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। डन हो गई इतनी बात। माइटोसिस कैसा डिवीजन है ये भी आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोसिस क्या है मेरे बच्चों? एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें क्या क्या होता है बोलो? जिसमें साइटोप्लाज्म का भी इक्वल डिवीजन होता है और न्यूक्लियस का भी इक्वल डिवीजन होता है। अगर साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन हो रहा है तो हम लिखते हैं इक्वल साइटोकाइनेसिस। क्या लिखते हैं? इक्वल साइटोकाइनेसिस। और अगर न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन हो रहा है, मतलब सबके पास इक्वल न्यूक्लियस है, इक्वल क्रोमोसोम है, सब कुछ इक्वल है, तो हम इसे कहते हैं इक्वल कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। हम क्या कहते हैं बच्चों? इक्वल कैरियोकाइनेसिस। फिर से सुनो रहे मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं? स्पर्म मदर सेल में माइटोसिस हुआ, जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें हमेशा क्रोमोसोम का नंबर, न्यूक्लियस का जो साइज नंबर है, जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है, वो सब एक बराबर रहता है। मतलब सेल बिल्कुल कार्बन कॉपी बना के रख लेती है। सबसे पहले जो सेल्स बनती हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं? अब इस स्पर्मेटोगोनियम में ध्यान से समझना, कौन सा फेज है? मान लो एक हमने ले लिया, सेकंड फेज ले लेते हैं। नेक्स्ट इज द फेज ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट इज द फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा सीक्वेंस में भी आपको बना के दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज द फेज ऑफ ग्रोथ। आइए देखते हैं फेज ऑफ ग्रोथ क्या होता है।
अब इसमें से कोई एक सेल होगी, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, क्या बोल रही हूँ मैं, इसमें से कोई एक सेल होगी जो कि इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, ये एक 2n है और इनने जो है आसपास का सारा न्यूट्रिशन खींच लिया और ये एक इनलार्ज हो गई, ठीक है। इनमें से ही कोई एक सेल वो क्या हो गई, उसने आसपास का पूरा न्यूट्रिशन खींचा और वो मोटी तगड़ी मोटकी हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशन खींच लिया पूरा, मोटी हो गई है, ठीक है। ये जो है ध्यान से सुनना, फेज ऑफ ग्रोथ, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, देखो फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। फेज ऑफ ग्रोथ, क्या बोला मैंने, फेज ऑफ ग्रोथ इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर से सुनो, क्या बोला मैंने, फेज ऑफ ग्रोथ इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें कोई एक सेल इलार्ज हो जाती है न्यूट्रिशन खींच के अपने चारों तरफ का। तो मैं यहां लिखूंगी मेरे बच्चों, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ spermatogenesis. It is the longest phase of spermatogenesis. सबसे लंबा फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, फेज ऑफ ग्रोथ। समझ आ गई बात? चलिए अब आपको एक और चीज बताती हूँ, ठीक है, पहले पूरा बना लूं फिर बता देती हूँ। थर्ड फेज पे आते हैं हम लोग, विच इज द फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने तुमको गैमेटोजेनेसिस में ही बोल दिया था ना, चाहे हम किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हो रे, किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हो मेरे बच्चों, आपको इन्हीं तीनों फेजेस से होकर गुजरना है, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। सो थर्ड फेज इज द फेज ऑफ मैचुरेशन मेरे बच्चों, फेज ऑफ मैचुरेशन। चलिए देखते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन की क्या कहानी है। अब आपके पास एक, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं, अच्छा 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 अच्छा, ओके मैडम इस मोटी का कोई नाम तो दे दीजिए आप, मैडम इस मोटी का कोई नाम तो दे दीजिए, नहीं तो ये बेचारी रोती रहेगी, मेरा कोई नाम ही नहीं दिया, सबका नाम दे रहे हैं, मेरा क्यों नहीं नाम दे रहे, है ना। तो इसको रुलाना नहीं है अपने को, इसका एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ आ गई बात, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डन हो गई इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम देखते हैं थर्ड फेज क्या कहानी है, विच इज द फेज ऑफ मैचुरेशन। सो वी हैव द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ओवर हियर, ठीक है, हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, लिख लें इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। इसमें होगा सबसे पहले क्या, इसमें होगा सबसे पहले मियोसिस 1, ठीक है, सबसे पहले इसमें कर लो मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 की स्पेलिंग, ठीक है, देख लो, ठीक है, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। मियोसिस 1 एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 1 एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपका वो है, मतलब साइटोप्लाज्म और जो आपके न्यूक्लियस हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हाफ हाफ हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या होगा, बोलो सॉरी, ये देखो, इससे दो छोटी छोटी सेल्स बनाओ, ठीक है, ये ठीक है, सिंगल एन, ठीक है, ये बन गए आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। मियोसिस 1 एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें 46 पाए जाने वाले क्रोमोसोम की सेल्स में 23 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं। डन हो गई इतनी बात। नाउ अब इसमें होगा, ये जो दो सेल्स आपके पास बनी हुई हैं, ठीक है, प्राइम जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हुए हैं बच्चों, ध्यान से देखना, जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हुए हैं उसमें होगा मियोसिस 2, ठीक है, क्या होगा उसमें, मियोसिस 2 होगा, ठीक है। मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है वो देख लो, मियोसिस 2 एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, मियोसिस 2 एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। डन। और इस इक्वेशनल डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगे, दूसरे कलर से बना देती हूँ, इस इक्वेशनल डिवीजन से बच्चों 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्मेटिड, ठीक है। ये समझ गए, थर्ड फेज समझ गए आप लोग, क्या बोला मैंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि लार्ज सेल थी, देखो बच्चों यहाँ पर हमें सारी सेल्स को, जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया को हम और क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स भी कहते हैं,
स्पर्मेटोगोनिया को हम और क्या कह सकते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल कौन सी सेल होती हैं, स्टेम सेल वो सेल होती हैं जिससे बहुत सारी और सेल्स बनाई जा सकती हैं। मेरी बात समझ रहे हो, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिससे भयंकर बहुत सारी सेल्स को हम बना सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो स्टेम सेल कहते हैं इसे एक सेल को आप मैच्योर करो, मैच्योर करके उस पर डिवीजन कराओ। डिवीजन कराओगे तो सबसे पहले कौन सा डिवीजन कराओगे, मियोसिस 1। मियोसिस 1 एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ हो जाता है और सेल का कंटेंट भी हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाता है, आधा आधा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का नंबर भी उतना ही रहता है, अमाउंट भी उतना रहता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का नंबर भी उतना ही होता है। समझ आ गई बात, ये समझ में आया। अब स्पर्मेटिड डन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें करनी है वो क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक लाइन एक एक स्टेप्स आपको समझा रही हूँ। उसके बाद अपने पास स्पर्मेटिड्स बने हुए हैं, ध्यान से देखना। We have the spermatids. We have 1 spermatid, 2 spermatid, 3 spermatid, 4 spermatid, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड में क्या होता है, ध्यान से सुना, इस स्पर्मेटिड में होंगे क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें होगी स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब ये जो स्पर्मेटिड हैं अब इसमें होगा थोड़ा सा ग्रोथ, ठीक है। ये मैच्योर होंगे किस में, ये मैच्योर होंगे टेल वाले 4 स्पर्म में, ठीक है। और इन टेल वाले 4 स्पर्म में को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। इन्हीं को हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। बन गए आपके स्पर्म। तो एक जो आपकी जर्माइनल सेल है, जो आपकी वी डेवलप सो मेनी जर्माइनल सेल, यार बहुत सारे जर्माइनल सेल बनाए, उसमें एक को मैच्योर जब हम करते हैं तो हमें 4 स्पर्म मिलते हैं। समझ आई इतनी बात। अब आगे आओ, जो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी वो तो देख लो जरा, देखो। ध्यान से सुनना, सर्टोली सेल्स जो होती हैं, जैसे लेडिक सेल है, लेडिक सेल्स जो है, जैसे मैं कौन सी सेल्स बनाऊँ यार, ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पर आपके पास क्या बनी हुई है, ये है आपकी स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना। ओके, नाउ जितनी भी सेल्स हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, क्या बोल रही हूं मैं, जितनी भी डेवलप करने वाली सेल्स है, चाहे आप बात करो किसकी, स्पर्मेटोगोनिया की, चाहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, चाहे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, चाहे स्पर्मेटिड की, इवन स्पर्मेटोजोआ की, ये सारे जो होते हैं बच्चों, पता है किससे जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं इन सर्टोली सेल से। जब तक ये सेंटर पे आके बाहर नहीं निकल जाते तब तक ये सर्टोली सेल पे मुंडी घुसाए हुए बैठे रहते हैं। सर्टोली सेल मम्मी है उसकी, उसको खाना देती रहती है। समझ में आई बात। सबसे पहले मैं कौन सी सेल बना लेती हूँ, ये बना ली मैंने स्पर्मेटोगोनियम। ये ब्लैक ब्लैक क्या बना दी मैंने बच्चों, स्पर्मेटोगोनियम। ऐसी बहुत सारी हो सकती पर मैंने बनाई एक, ठीक है, एक मतलब बहुत कम, ठीक है। ये बना दी मैंने स्पर्मेटोगोनियम, ध्यान से देखते जाना। सो दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम। किससे जुड़ी हुई है, देखो सर्टोली सेल से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। ये बना दी मैंने स्पर्मेटोगोनियम या गोनिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गए स्पर्मेटोगोनियम, डन। उसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, माइटोसिस होता है ना। इसमें क्या होता था, माइटोसिस होता था। जब माइटोसिस हुआ, एरो लगा रही हूं मैं, ठीक है, जब माइटोसिस हुआ तो क्या बना आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माइटोसिस हुआ तो बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। लेट मी मेक बनाओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बना लिए मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये बना लिए मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से देखते जाना है, ये हो गया आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमने क्या किया, हमने किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब हमने किया तो क्या बना बच्चों, मियोसिस 1 जब हमने किया तो हमारे पास बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बना लो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सब जोड़ के सबको किससे रखोगे, जोड़ के आपको किससे रखना है, सर्टोली सेल से, क्योंकि इनके पास अभी इतना दमखम नहीं है, ये सारा न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से ही लेंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाया हमने, स्पर्मेटिड। कौन से कलर से बनाओ यार, ये आप बना दो स्पर्मेटिड्स, ये बना दिया आपने स्पर्मेटिड्स, ठीक है, ये बन गए आपके स्पर्मेटिड्स, डन। लिख दूं, ये बन गए आपके स्पर्मेटिड, ध्यान से समझते जाना। और फिर ये स्पर्मेटिड किसमें मैच्योर होगा, ये स्पर्मेटिड विल मैच्योर इनटू द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये जो है ये किसमें मैच्योर होगा, स्पर्मेटोजोआ। पर अभी भी ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से जुड़े हुए हैं, अभी भी ये सर्टोली सेल से जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात।
कुछ समय के बाद विल मूव द स्पर्मेटोजोआ ओवर हियर इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लिख देती हूं मैं आपको, ये है ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो बेटा स्पर्म है वो यहाँ पर ल्यूमेन में आकर पड़े रहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो जब आप सर्टोली सेल से खींचकर स्पर्म को ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ला लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। दोनों में, सब में आपको डिफरेंस समझाती हूँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। आइए मेरे साथ, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, ध्यान सुनो। स्पर्म बनाने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ओके। और अगर हम मैच्योर स्पर्म जब बन गया है, स्पर्मेटोजोआ आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म, जब बन गया है तो सर्टोली सेल्स में ना जुड़ा रहे। ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात, सर्टोली सेल्स में ना जुड़ा रहे, उसे ल्यूमेन में लाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे लल्ला, कहते हैं हम स्पर्मिएशन। समझ आ गई बात। अब मैं आपको क्या बता देती हूँ, अब मैं आपको बता देती हूँ एक वो पूरा प्रोसेस। ठीक है, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, एक पूरा प्रोसेस मेरे बच्चों को मैं बता दूं तो मतलब कैसे अपन ने पूरा ये अलग अलग ना लिखना पड़े और आए मेरे बच्चों को तो बन जाए। ठीक है, रोते गाते ना फिरे वहाँ पे। चलो शुरू करते हैं हम। सो वी हैव एक स्पर्म मदर सेल, ध्यान से सुनना रे, इकट्ठा बना रही हूँ, पूरा पढ़ा दिया मैंने, प्रोसेस समझा दी। जब तक आपका स्पर्म ल्यूमेन में नहीं आ जाता, ठीक है, ल्यूमेन में सेंटर पे नहीं आ जाता, तब तक वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मेरे लल्ला ये है 2n सेल जिसे हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म मदर सेल। ठीक, डन हो गया। उसके बाद इस स्पर्म मदर सेल में हुआ माइटोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस से वी डेवलप सो मेनी सेल्स यार, हमने बहुत सारे 2n सेल बनाए, बहुत सारे 2n सेल बनाए, ये 2n सेल, बहुत सारे 2n सेल बनाए। डन हो गई इतनी बात। नाउ अब इस 2n सेल में हमने एक ये वाला 2n सेल उठा लिया। ठीक है, हमने एक ये वाला 2n सेल उठा लिया। डन, समझ आ गई बात। ठीक है, अब इस 2n सेल को हमने थोड़ा सा इनलार्ज कर लिया। इस 2n सेल को हमने क्या किया, थोड़ा सा इनलार्ज कर लिया, बड़ा, ये बड़ा कर लिया। डन। और इस 2n सेल में, 2n सेल का नाम क्या रख दिया अब हमने, इस 2n सेल का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अभी सारे लेबलिंग भी कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसमें किया क्या, बोलो मेरे साथ, इसमें करेंगे हम लोग मियोसिस 1। मियोसिस 1 मैम आपने बताया कि ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें चीज़ें आधी आधी हो जाती हैं, तो कर दो आधी आधी। ये हो गया सिंगल एन, ये हो गया सिंगल एन। डन हो गया। अब इसमें होगा मेरे प्यारे बच्चों मियोसिस 2। मियोसिस 2, ठीक है, क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल डिवीजन जिससे आप एक एन से 2n बनाएंगे बिल्कुल एक जैसे, और इस एन से बनाएंगे ये। ठीक है, जब हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये बनाते हैं ब्लैक वन, देन ब्लैक वन मतलब कि हेप्लॉइड सेल बनाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब 2 सेल्स आप बनाते हैं, देन दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्मेटिड्स। और इन स्पर्मेटिड से अब हम लोग मैच्योर करेंगे, बोलो क्या, इससे हम बना लेंगे आपके स्पर्म। ये एक स्पर्म बना लिया, ये एक स्पर्म बना लिया, ये एक स्पर्म बना लिया, ये एक स्पर्म बना लिया। डन हो गई इतनी बात। आइए अब अपन लोग स्टेप्स लिख लेते हैं फटाफट से। आ जाओ मेरे लल्ला। सबसे पहला स्टेप इज द फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसमें आप नंबर बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हो, नंबर। ठीक है, इट इज द फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ क्या है मेरे बच्चों, फेज ऑफ ग्रोथ। डन। उसके बाद ये क्या है, ना 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 मैम, ये तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे हो जाता है, सॉरी। ठीक है, ये है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसा लिख दिया है। ये है आपका फेज ऑफ ग्रोथ जिसमें सेल को आपने बड़ा किया, फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और ये वाली जो फेज है जिसमें आपने पूरा डिवीजन किया है, ये है फेज ऑफ मैच्यूरेशन। फेज ऑफ मैच्यूरेशन। और लास्ट में जब आप स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्म बनाना, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब पूरा स्पर्म की सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, पर जब आप स्पर्मेटेड से स्पर्म को मैच्योर कर रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। खत्म, सवाल आएगा इससे। डन हो गई इतनी बात, चलो खत्म हो गया। अब इसमें क्या पढ़ना आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस इज ओवर। नाउ आपको मैं इसी लेक्चर में पढ़ाना चाहती हूँ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आइए देख लेते हैं इसको भी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है। देखो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्पर्म्स को देखा, ठीक है। आपके ह्यूमन बॉडी में तुमको पता है, ह्यूमन फीमेल बॉडी में कोई मोटाइल सेल नहीं होती, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं, बात नहीं है, इसमें कोई जो है तो गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन फीमेल बॉडी में कोई भी मोटाइल सेल नहीं होती, पर मेल में मोटाइल सेल होती है। उस मोटाइल सेल का नाम होता है मेरे बच्चों स्पर्म, ठीक है। उस मोटाइल सेल का नाम क्या है, स्पर्म। समझ आई इतनी बात, आगे बात करते हैं। अब स्पर्म का 3 हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए बनाने शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हिस्सा होता है, थोड़ा सा ऐसा नेक जैसा एरिया होगा। उसके बाद सेकंड जो हिस्सा होता है, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, चश्मा लगा लेती हूँ, इसे हम कहते हैं मिडिल पीस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल पीस। डन। और इस मिडिल पीस से आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट आई एम ट्राइंग सो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। और इसी से निकली होती है इनकी टेल, ठीक है। ये हो गई इनकी टेल, समझ आ गई बात। सो आपके स्पर्म हमेशा मोटाइल सेल होती है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होता है। इवन इनकी टेल में वही अरेंजमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्लैजिला में होता है, 9+2। आपके पास ऐसा नहीं कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबके पास टेल वाले स्पर्म होते हैं। एस्केहेलमिन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास स्पर्म में टेल नहीं होती, ठीक है। सो स्पर्म को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हेड होता है, मिडिल पीस होता है, ठीक है। और लास्ट में, मिडिल पीस के बाद लास्ट थिंग इज द टेल। लास्ट में क्या होता है मेरे बच्चों, टेल। डन हो गई इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं। इनके पूरे के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो लेट मी मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे पार्ट में क्या पाई जाती है, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लो यार, है ना। सो ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये बना ली मैंने, ओके, ठीक है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आपको अलग अलग पोर्शन समझ में आए। ये पूरा टेल का पोर्शन है, ठीक है। ये बना दे रही हूँ मैं टेल, ताकि आपको अलग अलग पोर्शन क्लियर हो, ये ना समझ में आए कि सारा मिडिल पीस ही टेल में घुसा हुआ है। स्पर्म जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला ना, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिना रिप्रोडक्शन के, इसीलिए रिप्रोडक्शन के सवाल भी भर भर के आते हैं नीट में, है ना भैया। डॉक्टर बनने वाले हो, जीवन की कंटिन्यूटी के बारे में पता नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अपन कौन सा कलर कर रहे हैं, येलो कर देते हैं, ठीक है। डन। चलो ऊपर कौन सा करूँ, पिंक करती हूँ मैं। आज पिंक कलर करने का मन है मेरा। चलो ये हो गया, ध्यान से देखना है ना। चलो आ जाओ बच्चों, देखो अब स्पर्म के ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ होता क्या है, ध्यान से देखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लेबल ही कर देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। चलो अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन होता है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम, ठीक है। ये हेड पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अच्छा तुमको पता है कि, अच्छा पढ़ाती हूँ मेरे को। हेड पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम, ठीक। इस एक्रोजोम में दुनियादारी के सारे एंजाइम्स होते हैं, भर भर के एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है, अब उन एंजाइम का नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं यार, ठीक है। जैसे कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जैसे कि एंटी फर्टिलाइजेंट, जैसे कि हायालुरोनिडेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि ओवा की ऊपरी लेयर को फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि स्पर्म की एंट्री उसमें हो सके। समझ आ गई बात। सो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवा के वॉल्स, ऊपर वाली जो लेयर होती है हायालुरोनिक एसिड की, उसको तोड़ सके, ठीक है। नाउ आपको पता है कि हेड जो है ना, स्पर्म का जो हेड है, इट इज नथिंग, इट इज अ गोल्गी बॉडी।
समझ में आई बात? ये एक मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर है, समझे? आगे बात करते हैं। नाउ अब स्पर्म जो है एक मोटाइल सेल है। अगर ये मोटाइल सेल है तो बेटा इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए कंटिन्यूअसली? बोलो। अगर ये एक मोटाइल सेल है तो इसको नॉन स्टॉप मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। कौन देगा एनर्जी? बोलो। हु विल प्रोवाइड द एनर्जी? द माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोवाइड द एनर्जी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो जितना मोटाइल सेल होगा उतना ज़्यादा इनको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट थोड़ा सा भलता भलता है। भलता भलता का मतलब समझे? है थोड़ा अजीब सा ही है। कैसा देखते हैं? ये देखो ऐसा, ठीक। इनके में जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है वो ऐसा स्पाइरल होता है, ऐसा स्पाइरल लगे होते हैं, जैसे कि स्पाइरो वगैरह है, ठीक है। ये देखो, तुमको पता है ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया पर आपको पता होना चाहिए। ये स्पाइरल अरेंजमेंट आपके मिडिल पीस में पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के पाए जाते हैं, ठीक है। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल अरेंजमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस स्पाइरल अरेंजमेंट को मेरे लल्ला हम क्या कहते हैं? निबन कर्ण। अभी पूरा मैं एनसीईआरटी भी रीड कराऊंगी, ठीक है। निबन कर्ण अरेंजमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पाइरल अरेंजमेंट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें एनर्जी देते हैं, ठीक है। नाउ इनके सेंटर पर एक एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है आपको, बट लेट इट बी, आप ये याद रखना, ठीक है। अब इनका जो नेक होता है, यहाँ पर किसी और कलर से बनाती हूँ। इनका जो नेक होता है यहाँ पर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, इनका जो नेक होता है, गर्दन वाला हिस्सा जिससे मिडिल पीस जुड़ा रहता है, इनके पास 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जो सेंट्रियोल हेड के पास होता है उसको हम कहते हैं क्या? हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? जो दूर होता है उसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, और जो हेड के पास होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब आप ध्यान से सुनना रे, क्या बोल रही हूँ मैं? प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल के अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ओवा में कोई सेंट्रियोल नहीं होता। ओवा में सेंट्रियोल नहीं होता तो जब एग और जब ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज कर लेंगे तो सेल डिवाइड कैसा होगा? भाई जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ध्यान सुनना, ओवा के पास कोई सेंट्रियोल नहीं होता। और सेंट्रियोल इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर व्हाट? सेंट्रियोल एसेंशियल होता है आपके सेल डिवीजन के लिए। अगर आपके पास सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल में डिवीजन नहीं होगा। तो मैडम ओवा में तो होता ही नहीं, तो तुम टेंशन काहे ले रहे हो यार? इसके नेक पे तो होते हैं, और यही सेंट्रियोल सेल डिवीजन कराने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं ये सेल डिवीजन कराने का काम करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या कराने का काम करते हैं? सेल डिवीजन कराने का काम करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब कौन है इस बच्चे का बाप, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सेल डिवीजन कराएगा यार? तो ये स्पर्म के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करवाते हैं वो देख लो। इसे डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से टेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये याद रखना है बस हमको, टेल फॉर्मेशन डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से होता है। टेल इज जस्ट लाइक फ्लैजिला मेरे बच्चों। किसकी जैसी होती है? जस्ट लाइक फ्लैजिला। टेल कैसी होती है? फ्लैजिला के जैसी होती है, बिल्कुल फ्लैजिला के जैसी होती है यार। और इवन मैं बताऊं, इनके पास अरेंजमेंट भी कौन सा होता है? अरेंजमेंट कौन सा होता है पता है तुम्हें? अरेंजमेंट होता है 9+2, जो कि एक फ्लैजिला का ही तो अरेंजमेंट है। बोलो 9 पेरीफेरी पे 2 सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये हुआ स्पर्म, बस खत्म हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सारी कहानी स्लाइड्स में से पढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट में एनसीईआरटी रीड करेंगे। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा प्यूबर्टी के बाद होता है। बिना प्यूबर्टी के जवानी नहीं चटकनी चाहिए, ठीक है ना। प्यूबर्टी आएगी तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया विच इज द स्पर्म मदर सेल, उसके बाद मियोसिस 1, मियोसिस 2, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, इट इज द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। चलो, कितना बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ, ध्यान से देखो। अभी इस डायग्राम पे आते हैं आखिरी में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज द गैमीटोजेनेसिस? गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस जिसमें हम गैमीट फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है।
इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड रिलीज इन द नंबर, ठीक है, एंड इंक्रीज इन द नंबर। सो माइक्रो जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें बहुत ही सारे, ध्यान सुनो, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं और ये माइटोटिक डिवीजन से कंटिन्यूसली अपना नंबर इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो स्पर्म मदर सेल है ये होती कहाँ है? जर्माइनल एपिथेलियम में होती है। फीमेल में जन्म के बाद जर्माइनल एपिथेलियम का कोई रोल नहीं होता, पर जो आपके मेल्स होते हैं उनमें जर्माइनल एपिथेलियम पूरा दिन रात तो स्पर्म बनते ही रहते हैं, तो मेल्स में बहुत बड़ा रोल है यार, उसमें इनएक्टिव नहीं होती। जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो बनाती है और हमेशा स्पर्म का फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल होता है, मतलब सेंटर की ओर। आपने देखा ना स्पर्म कहाँ रिलीज किया था हमने? सेंटर पर होता है। और हमेशा कहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहता है मेरे लल्ला, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी सर्टोली सेल से चिपके रहेंगे जब तक निकलेंगे नहीं तो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड मैनर, बोला ना मेल में बहुत अनइंटरप्टेड मैनर पे स्पर्मेटोजेनेसिस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है 70 साल तक, और उसके बाद इनका क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड देखा जाता है, मतलब डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो कि सिंगल स्पर्मेटोगोनियम था, उस जो कि इसको हम स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं, उसमें भर भर के क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस होगा तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, ठीक है। और कहां पर बनते हैं? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज द फेज ऑफ ग्रोथ, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है आसपास का कोई सारे स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं कन्वर्ट होते बच्चों। अगर आपको ये लगता है तो गलतफहमी, सारे थोड़ी, अगर ऐसे होने लगा तो कितने स्पर्म बनेंगे, ठीक है। मतलब कुछ को रख लेती है जो मदर सेल होती, तुम अभी बैठो, तुम जाओ काम करो, तो आपको पता है एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। तो ऐसा उसमें भी सोचो, उसकी जो स्पर्म मदर सेल होती, तू बोलती वो तू मत जा, वो जाके अपना काम कर लेंगे, तो सारे स्पर्मेटोगोनियम विल नेवर कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इफ यू सी दैट, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे हम एक छोटी सी सेल को बड़ी सी सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेज ऑफ मैचुरेशन। फेज ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है? फेज ऑफ मैचुरेशन में हम करते हैं डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब हम मियोसिस 1 करते हैं तो ये एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें इक्वल कैरियोकाइनेसिस एंड इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। सीधी बात यह है कि अगर आपके पास एक बिस्किट है और बराबर बराबर बांटना है तो आपको एग्जैक्टली बराबर बांटना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है और अगर उसे आपको 2 सेल में बराबर बराबर देना है, ध्यान से सुनना, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ, तो क्या अगर उसको बराबर बराबर देना है तो भैया साइटोप्लाज्म भी देना पड़ेगा बराबर और न्यूक्लियस भी बराबर देने पड़ेंगे। सो मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उसमें इक्वल सेल्स बनती हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो 2n है ना, तो ये एकदम इसका भी साइज ऐसा ही होगा और इसका भी साइज ऐसा होगा। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये होता है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये यहाँ पर ये है कि आप क्रोमोसोम का नंबर कम कर रहे हो पर सेल की साइज में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन इक्वल होगा और क्रोमोसोम का डिवीजन इक्वल होगा, ठीक है। और हम बनाएंगे क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, पर इनका साइज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से छोटा होगा। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें हम 2 सिमिलर सेल को 4 सिमिलर सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो मियोसिस 2 हुआ, ये देखो 4 बन गई, समझ में आ गई बात? ओके, तो इसमें आपको इक्वल कैरियोकाइनेसिस, इक्वल साइटोकाइनेसिस, ठीक है, डन। उसके बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 के बाद विल फॉर्म द स्पर्मेटिड्स। क्या बनाते हैं हम लोग? स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। और स्पर्मेटिड बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कुछ नहीं कहते, मियोसिस 2 कहते हैं। और स्पर्मेटिड से विल फॉर्म व्हाट? विल फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ। एंड व्हेन वी फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस, ठीक है, स्पर्मेटेलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें हम नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को, इसमें क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द प्रोसेस विच इंक्लूड द रिडक्शन इन साइज, डेवलपमेंट ऑफ टेल, अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस, अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल इन द नेक पार्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ एक्रोसोम विच इज द मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी एट द टिप ऑफ द हेड। एक्रोसोम को इज अ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, पूरा हेड नहीं, ठीक है। सो
आपने समझा कि जब हम स्पर्मेटिड को एक मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या करते हैं रे, एक्रोसोम को एक जगह पर बैठा लेते हैं। बेसिकली गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है तुमको पता है ना, ईआर बनाता है प्रोटीन, गोल्गी उसको मॉडिफाई करता है, तो जो भी एंजाइम उसके अंदर पाए जा रहे हैं, एक्रोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं, विच इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनटू द टिप ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म, इसमें भयंकर वाले एंजाइम्स होते हैं यार, जो कि किसी भी तरीके से ओवा की वॉल को फाड़ना है, जब घुसेंगे तो फाड़ेंगे ना। तो जो एंजाइम वो सारे प्रोटीन है, प्रोटीन कौन बनाता है, ईआर, मॉडिफाई कौन करता है, गोल्गी बॉडी। तो हम ये कह देते हैं इट इज द क्लस्टर ऑफ गोल्गी बॉडी, एक्रोसोम इज द क्लस्टर ऑफ गोल्गी बॉडी, दैट्स इट, और इट इज द मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, ठीक है। और उसके बाद एक्रोसोम बनाया, मिडिल पीस बनाया, नेक बनाई, टेल बनाया और एक स्पर्म का डेवलपमेंट किया, ठीक है। चलो, सो दिस इज द, लुक एट दिस, ठीक है, इस तरीके से हम डेवलप करते हैं, ध्यान से देखना है ना। सो ये है आपके स्पर्मेटिड, ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखो फ्लैजिला बनना शुरू हुआ है, और ये देखो आपका अरेंजमेंट ऐसे राउंड राउंड अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और नेक का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस इज द एक्रोसोम हेड। डन हो गई इतनी बात, ओके। नाउ कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये भी मैंने आपको बताया। आगे देखो, ये तो मैंने आपको सारी कहानी बता ही चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कौन सा हार्मोन चाहिए, सबसे पहले देखो, जब भी जवानी जाने मन होती है, जब भी प्यूबर्टी आएगी, सबसे पहले मचलेगा हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस के मचलने से ही हम कैसे कह सकते हैं प्यूबर्टी आती है। किसी की प्यूबर्टी पहले आ जाती है, किसी की बाद में आती है। सो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करता है मेरे बच्चों, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी के पास, बोलेगा ठक 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 कौन आया है, गोनाडोट्रोपिन आया है, क्या निकलवाएगा, FSH और LH, मेल में क्या कहते हैं LH को, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल कौन सी है, लेडिक, क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये ICSH जाएगा लेडिक सेल के पास और बोलेगा कि भैया निकालना शुरू करो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही निकलेगा, ये तो मैं आपको पूरी कहानी पढ़ा चुकी हूं मैं, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही मेल में हम ICSH कहते हैं, ये करता है एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाता है, और एंड्रोजन से सिक्रीशन से ही आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जब किसके अंदर आते हैं, बोलिए, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन होता क्या है कि बाहर जाने की कोशिश करता है, पर FSH जो होता है वो उसे बाहर नहीं जाने देता और बाइंड करवा के रखता है, अंदर होल्ड करवा के रखता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस सही से हो सके, ठीक है। तो FSH का काम कहाँ होता है, सर्टोली सेल में, ताकि वो कुछ फैक्टर्स रिलीज कर सके, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर रिलीज कर सके, ताकि एंड्रोजन को बाइंड किया जा सके। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म देख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करते हैं। मेल गैमीट कहते हैं इसको, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था 64 म्यू। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि 2 से 3 महीने, अगर तुमको ऐसा लगता है कि 70 साल तक स्पर्म बनते हैं मेल में, तो यूं ही बन जाते होंगे 2-2 मिनट में तो ऐसा नहीं है। टोटल 64 to 65 डेज लगते हैं एक स्पर्म को बनने के लिए, ठीक है। और ड्यूरे, हाँ देखो लिखा है 64, 60 to 70 डेज एक स्पर्म को बनने में लगते हैं। आगे देखते हैं। So this is the acrosome head. It is a modified Golgi body, nucleus, centriole, middle piece, flagellum, tail sheet. ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्म जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडिल पेस और टेल पे आ जाता है। पूरे बॉडी में एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके पास हेड पर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। आई डोंट थिंक सो, मैंने हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाना यहाँ पे भूल गई हूँ, प्लीज आप लोग बना लेना, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी जगह ही थी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी बनाना है, समझ आई बात। आपको एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी बनाना है, बिना हैप्लॉइड न्यूक्लियस के काम नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। So, sperm head contains elongated haploid nucleus. Anterior portion of head is covered by the cap-like structure called as acrosome. Acrosome जो होता है it is a modified Golgi body filled with the various enzyme, hyaluronidase, corona penetrating enzyme, sperm lysine, neuraminidase, भयंकर वाले ये लिस्ट है। If you want to learn, you can learn corona penetrating enzyme. Corona radiata is the layer of ova. Hyaluronidase, it is the cementing layer of ova which penetrate the layer of ova, all enzymes, ठीक है। उसके बाद through the acrosomal reaction during the capacitation that helps in the fertilization of ova, ठीक है।
एक्रोसोम जो है डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी अपैरेटस, एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं। इनके पास एक शॉर्ट नेक होती है, शॉर्ट नेक जो होती है उसके पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के बाद पहला क्लीवेज कराने में मदद करता है, क्लीवेज मतलब सेल डिवीजन, और डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाता है, लॉन्ग टेल बनाने का काम करता है। लुक एट दिस, सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोम हेड दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये कनेक्टिंग पीस है जहाँ पे आपके क्या पाए जाएंगे, सेंट्रियोल पाया जा रहा है, ये आपका पूरा मिडिल पीस है, और ये आपका पूरा नीचे टेल है, ठीक है। आगे देखें, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरल अरेंज होता है, इसे हम निम्बर्कन अरेंजमेंट कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं ताकि स्पर्म का लैशिंग मूवमेंट हो सके। टेल, टेल जो होती है, टेल को हम बहुत सारे लोग एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है टेल में, और इनके पास एक एक्सटर्नल शीट होती है, मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसे इनको हम कह देते हैं कि इनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टेल के पास उसको एक्सटर्नल शीट कह देते हैं, ठीक है। 1 मिनट में करीब एक स्पर्म जो है वो मूव करता है 1.5 to 3 mm, ठीक है। एक ह्यूमन इजैकुलेशन में एक बार जब इजैकुलेट होता है सीमेन तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो अगर आप एक्सियल फिलामेंट देख रहे हैं, एक्सियल फिलामेंट इज द स्पर्म, ठीक है, इसके ऊपर जो शीट पाई जाती है इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इट, ठीक है। समझ आ गई बात, ओके। सो दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेंट्रियोल, दिस इज द मिडल पीस, ओके। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, इसमें कोई टेंशन परेशानी तो नहीं। अब मैं आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ, आ जाओ। देखो द प्राइमरी एनसीईआरटी पढ़ लो इसकी, बस इतना ही था टेल में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता देना कि कभी अगर हम बोलते हैं कि 60% स्पर्म को जो है वो कैसा होना चाहिए, 40% कैसे होने चाहिए, ये मैंने आपको कहाँ पे पढ़ा रखा आपके स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि 60% जो होने चाहिए वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और 40% जो आपके स्पर्म होने चाहिए उनमें विगरस मोटेलिटी वाले होने चाहिए, तेज तेज चलने वाले होने चाहिए, ताकि ओवा को जल्दी से जाके छेद सके, ठीक है। नेक्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन in the male is the testes and ovaries in the female, ये बनाते हैं गैमीट, मेल बनाता है स्पर्म, फीमेल बनाती है ओवा, by the process called as gametogenesis, ठीक है, डन हो गए। इन टेस्टीज इमेच्योर मेल गैमीट सेल्स कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टेस्टीज में जो इमेच्योर मेल सेल्स होती हैं उनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं ये कब बिगन होती हैं, जब प्यूबर्टी होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH, ठीक है, एंड टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये सिंगल स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड होते हैं। माइटोटिक डिवीजन से ये अपना नंबर भयंकर बढ़ाते जाते, साम्राज्य स्थापित करना है इन्हें, ठीक है, ओके। सो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड होती है, और वो माइटोसिस कर रही है तो बाकी सारी सेल्स जो बनेंगी वो भी डिप्लॉयड होगी। उसमें कुछ सेल्स जो होती हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद इसी जो बड़ी हुई है इसी में होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 कैसा होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें डिप्लॉयड सेल 2 हैप्लॉयड सेल बनाती है, और उनका जो साइज होता है वो पहली वाली से छोटा होता है, ठीक है, ओके। और दूसरा जो डिवीजन होता है इस जो बड़ी वाली सेल बनाई थी उससे 2 सेल बनानी, तो बड़ी वाली सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जब आपने मियोसिस 1 करके 2 सेल्स बनाई तो इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद होगा क्या बोलो, उसके बाद होगा मियोसिस 2, और इन 2 हैप्लॉइड सेल्स जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं उन्हें उससे बनेंगे क्या, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में अब होगा मैच्योरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द टेल, नेक, एवरीथिंग, एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ओके। तो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। तो बताइए कि स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 हैप्लॉइड है तो 23 होने चाहिए, ठीक है, डन हो गए। स्पर्मेटिड अब ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिटिलियोसिस भी कह सकते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में घुसा हुआ है, नहीं छोड़ूंगा, खाना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पर फिर भी क्योंकि वो मैच्योर हो गए तो उनकी माँ उनको लात मार के भगा देती है इनसाइड द सेंटर ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और जब तक इनका सेल एम्बेडेड है, ठीक है, जब तक इनका सेल एम्बेडेड है हम अभी उसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते। उसके बाद जो है सर्टोली सेल्स को छोड़ देते हैं स्पर्म और सेंटर पर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या लिखा है वो अब देखो,
फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेन। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल लीव नहीं कर रहा है, सर्टोली सेल को लीव करके सेंटर पे आ रहा है। तो एनसीईआरटी की लाइंस आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आ गई। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ शुरू होती है? शुरू होती है प्यूबर्टी पे, और ये जो होता है कब क्यों होता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीज होने की वजह से हो रहा है। समझ में आ गई बात? ओके, कहाँ से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जीएनआरएच रिलीज होता है तो ये कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये कौन से हार्मोन निकलवाता है? गोनेडोट्रोफिन्स। ट्रोफिन है मतलब कि भैया ये पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकालता है मेरे लल्ला? एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच लेडिक सेल के पास जाता है और बोलता है बेटा मैं आ गया हूं, आ गया है डॉन, चल निकाल बेटा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन निकलता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करते हैं और एफएसएच जाता है सर्टोली सेल के पास, और सर्टोली सेल को बोलता है सुनो बेटा तुम्हारा भी काम शुरू हो गया है, टेस्टोस्टेरॉन अंदर आ रहा है, बाहर ना जाने पाए नहीं तो स्पर्म नहीं बनेंगे। तो जैसे ही सर्टोली सेल पे एफएसएच वर्क करता है, द सर्टोली सेल स्टार्ट रिलीजिंग द एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, और एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर पकड़ पकड़ के टेस्टोस्टेरॉन को पकड़ रहते हैं, बाहर जाने नहीं देते ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छा हो। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, पता तुम्हें, सब हो चुका है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प्स विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म वेरी माइक्रोस्कोपिक, इसके पास हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल होता है। इसकी पूरी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, ओके। स्पर्म के हेड के पास एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उसके आगे के हिस्से पर मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पे एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से? न्यूरामिनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हायालुरिनिडेज, बहुत सारे, ठीक है, ओके। और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, मतलब ये एंजाइम जो होते हैं ओवा की लेयर को फाड़ने और फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। मिडिल पीस में भयंकर वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज द वर्क ऑफ द मिडिल पीस? मिडिल पीस का वर्क क्या है? बहुत तेज मूवमेंट होता है स्पर्म का, तो वहां पर एनर्जी चाहिए, तो मिडिल पीस में अरेंज स्पाइरली निबन कर अरेंजमेंट में अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी देते हैं, ठीक है। एक इजैकुलेशन में मेल करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकालता है, ठीक है, ड्यूरिंग द क्वाइटस, ऑफ विच नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर आप चाहते हैं क्वाइटस हो, ठीक है, इंटरकोर्स के समय सबसे बेहतरीन कौन सा मेल माना जाएगा? जिसके 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होंगे और 40% के पास विगरस मोर्टेलिटी होनी चाहिए। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आई बात? ओके। जब स्पर्म बन जाते हैं, ध्यान सुनना, जब स्पर्म बन जाते हैं तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं और फिर एसेसरी डक्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वासा डिफरेंशिया, सेमेनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद जो है बाहर निकल जाते हैं, ओके। और स्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीमेन। व्हाट इज द सीमेन? सीमेन इज द फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ, सीमेन मतलब कि स्पर्म प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस दैट सेमेनल वेसिकल फ्लूइड, इन सब को हम सीमेन कहते हैं, ठीक है, ओके। The function of male accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone androgen. सारा काम जो मेंटेनेंस का है वो टेस्टोस्टेरोन ही करता है। समझ में आ गई बात? डन हो गया, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। सो बच्चों, वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मजा आया पढ़ के? तो आप एक बार रिकॉल करो, 4 लाइन में पूरी चीजें रिकॉल करवा दूं क्या? गैमीट बनाना गैमीटोजेनेसिस, स्पर्म बनाना स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, पहली लाइन। दूसरी लाइन में हम बात कर रहे हैं स्पर्म मदर सेल में पहला माइटोसिस कराओ, स्पर्मेटोगोनियम बनाओ, स्पर्मेटोगोनियम को इनलार्ज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को यूज करो मियोसिस 1 कराओ, जिससे 2 हेप्लॉइड सेल बनाओ, 2 हेप्लॉइड सेल में मियोसिस 2 कराओ, 4 हेप्लॉइड सेल बनाओ। 4 हेप्लॉइड सेल जो बनाई इसको कहते हैं स्पर्मेटिड, इसको मैच्योर कराओ और मैच्योर करा के स्पर्मेटोजोआ बनाओ। डन। स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट, हेड, नेक, टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज एक्रोसोम containing n number type of enzymes to penetrate the layer of ova and helps in the fertilization, ठीक है।
मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विच गिव्स द एनर्जी। ठीक है, बस। सो आई होप कि एक बार रिवीजन भी हो गया, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, डिस्कशन हो गया, पढ़ा दिया, नोट्स बनवा दिए, सब हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द सेशन, क्योंकि जब आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। आपको बायो पढ़ते समय ऐसा लग रहा है अरे यार क्या चल रहा है यार, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ सीखना इसी तरीके से, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से हम मज़ेदार पढ़ाई करते जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवा एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। तब तक मेरे साथ पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।